अमूमन आरक्षण के जिस बहस पर बीजेपी और आरएसएस घिर जाया करती थी, राहुल गांधी के एक बयान से इस बार सत्ता पक्ष ने और खास करके तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर लिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा है आरक्षण को लेकर हम बताएंगे, और कैसे इस वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मायावती और सत्ता पक्ष को मुद्दा मिला है, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि खुद को सनातनी कहने वाले कन्हैया मित्तल, जिन्होंने गाना गाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो एक बार कांग्रेसी होते होते वापस कैसे उन्होंने सनातन में अपनी आस्था दोबारा से व्यक्त की है, क्यों की है, यह भी समझाएंगे। यह भी जानिए कि आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे अखिलेश यादव पर हमला बोला है, अपराधियों का सरगना, इस तरीके का की बात इशारों में कही है, यह भी उनकी बात सुनाएंगे। और आखिर में आखिरकार अपर्णा यादव ज्वाइन करने जा रही हैं उपाध्यक्ष का पद महिला आयोग के। सब कैसे हुआ, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो पहली बार राहुल गांधी के भी मुंह से निकला है कि हां, हम आरक्षण को खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। उनके इस एक लाइन को मायावती ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा है कि हां, वी कैन थिंक स्क्रैपिंग ऑफ रिजर्वेशन इफ एट ऑल इंडिया बिकम्स द फेयर प्लेस। यानी कि अगर भारत में सब कुछ फेयर हो जाता है तब आरक्षण को खत्म करने पर सोचा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा बयान है। हालांकि राहुल गांधी का जो ये बयान है, इसका मतलब है कि जब एक तरीके के कि रामराज की स्थिति अगर देश में है तब इस आरक्षण को खत्म हो जाता किया जा सकता है। लेकिन मायावती ने आज इस मुद्दे को लपक लिया और एक के बाद एक एक्स पर उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी पर ट्वीट किया है। मायावती लगातार अब ये ब्रांड करने में लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी देखिए किस तरीके से आरक्षण विरोधी पार्टी है और कैसे राहुल गांधी के जो बयान है वो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। तो सिर्फ अकेले मायावती हमलावर नहीं है, यूं तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के अमेरिका में अलग अलग बयानों की खूब आलोचना की है, लेकिन आरक्षण पर दिया गया उनका बयान सबसे ज्यादा निशाने पर है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक अगर आप याद करें तो कभी संघ प्रमुख ने संघ आरक्षण पर जो बयान दिया, तो बीजेपी 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार का हार गई। उसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके का नैरेटिव बना, उससे 2024 में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। जिस तरीके से आरक्षण को बदलने की बात का नैरेटिव चला, लेकिन खुद राहुल गांधी ने यह बात कही है कि अगर भारत में सब कुछ फेयर होगा तब आरक्षण को स्क्रैप करने पर सोचा जा सकता है। आज जब उनके प्रवक्ता से दिल्ली में यह बात पूछी गई पवन खेड़ा से, तो उन्होंने भी कहा कि हां, इसमें क्या गलत है। लेकिन मायावती ने जो आज एक्स पर लिखा है उसमें दो जो पोस्ट है वो बेहद अहम है। और जब मायावती ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी रही है। ये BSP का हमला है। दलितों की सबसे बड़ी नेता है मायावती, और उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। हालांकि आपको बताएं कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी पार्टी, और खासकर अगर बीजेपी के सब तरफ से किसी ने बोल दिया तो फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बोला है, वो राहुल गांधी जो न सिर्फ आरक्षण के पक्षधर हैं, बल्कि अब तो उनका मानना है कि जो 50% का कैप है उसको हटा करके वो जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उन्हें आरक्षण देंगे। लेकिन यह बयान राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है, और खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर तमाम दलों ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरा है। खैर, आने वाले वक्त में यह मुद्दा गरमाएगा। राहुल गांधी विदेश में हैं और लगातार वहां पर जिस तरीके से बातें कह रहे हैं वो देश में तो मुद्दा बन ही रहा है, लेकिन उन सब के बीच आरक्षण का यह मुद्दा
अब सभी दल अपने अपने तरीके से उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए राहुल गांधी को डिफेंड करना मुश्किल होगा, जबकि कांग्रेस पार्टी खुलकर डिफेंड कर रही है। इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। यानी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, पूरी स्थितियां बेहतर हो जाएं, इंडिया एक फेयर कंट्री हो जाए, उसके बाद इस आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सोचना भी गुनाह है, कम से कम यहां की जो परिस्थितियां हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी का यह बयान सियासी तौर पर कितनी दूर तक जाता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। 2022 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक गाना आप सबको याद होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हां, यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि बीजेपी के सभी सभाओं में यह गाना खूब बजता था, बड़े नेताओं के आने के पहले और कार्यक्रम खत्म होने के बाद, और लोग खूब झूमते थे, क्योंकि तब राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी था और राम मंदिर का जिसे कहते हैं कि राम मंदिर अब लोगों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुलने की तैयारी थी, और इस गाने ने पूरे देश भर में धूम मचाई। लेकिन गाने के जो गायक हैं, उनकी जो अपनी एक सियासी महत्वाकांक्षा है, इसके बारे में लोग तब भी चर्चा कर रहे थे कि उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं उस वक्त भी हिलोरे मार रही थीं और अब भी हिलोरे मार रही हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खबर आई थी कि कन्हैया मित्तल, जिन्होंने इस गाने को गाया, वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, और कहा यह जा रहा था कि अब ये हरियाणा चुनाव के पहले वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। बाकायदा इसकी पूरी खबर आ गई, ऐलान हो गया। दरअसल कन्हैया मित्तल के बारे में चर्चा थी कि कन्हैया मित्तल 2024 का भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और ऐसी भी चर्चा है कि हरियाणा के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरीके से अपने तरफ मिला लिया था। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। अब इस पर रातों रात ऑपरेशन हुआ। मनोज तिवारी और दूसरे नेता कन्हैया मित्तल से मिलने पहुंचे, बाकायदा उनकी तस्वीरें भी सामने आई और उन्हें मना लिया गया। और उसके बाद कन्हैया मित्तल ने बाकायदा वो वीडियो भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने सुनी है, कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं जा रहे हैं। और सनातनी हिंदुओं का जो इतना गुस्सा फूटा, या फिर इतने लोगों ने उन्हें फोन किया, उनके मैसेजेस लिखे, इसके बाद से वो अब नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो आखिर कन्हैया मित्तल के कांग्रेस जाने की वजह तो समझ में आती है कि वो चुनाव है, कांग्रेसियों ने संपर्क किया होगा, लेकिन एक पीड़ा भी उनकी है कि बीजेपी के जिस बीजेपी ने उनके गाने के बदौलत इतना बड़ा माहौल बनाया, उन्हें कुछ नहीं दिया गया, बल्कि दूसरे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भोजपुरी गायक हैं, उनको सब कुछ मिला है। हालांकि कन्हैया मित्तल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी नजदीकी माने गए, कई बार आकर के उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सनातनी हैं, वो नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल बीजेपी को नैरेटिव का एक बड़ा नुकसान होता। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां चुनाव है, और हरियाणा चुनाव में अगर कन्हैया मित्तल घूम घूम कर प्रचार कर रहे होते तो कांग्रेस पार्टी को यह दिखाने में आसान होता
कि राम के नाम जपने वाले बीजेपी के साथ नहीं हैं और बीजेपी ऐसे लोगों को धोखा देती है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं रातों रात इस पर ऑपरेशन किया है और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और वीडियो आया है, ये साफ दिखा रहा है कि कन्हैया मित्तल के साथ कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ डील तय हो गई है। खैर, आगे उन्हें क्या मिलता है ये देखेंगे। अब अगली खबर। और आखिर में बात अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव अब महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद ज्वाइन करेंगी, पदभार ग्रहण करेंगी। ये साफ हो गया जब कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने पति प्रतीक के साथ मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर को शेयर किया है। इसमें बहुत कंफर्टेबल मुस्कुराती हुई अपर्णा और प्रतीक दिखाई दे रहे हैं और सूत्रों की माने तो वो कल बुधवार को इस महिला आयोग का पदभार, उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगी। तो खैर, मान मनोवल के बाद उनके घर मंत्री मिलने गए थे दयाशंकर सिंह। उन्होंने भी कहा था कि वो ज्वाइन करेंगी, लेकिन उन्होंने एक तरीके से बीजेपी का जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उन्हें इस बात का एहसास करा दिया कि वो खुश नहीं है और वो ज्वाइन कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बना दिया है, लेकिन वो खुश नहीं। और ये भी जता दिया कि अगर वो बन रही हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर बन रही हैं। यानी कि उन्होंने अपनी लाइन भी क्लियर कर दी कि अब वो ज्वाइन करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद। खैर, बीजेपी के लिए कम से कम राहत की बात कि उन्होंने विद्रोह का बिगुल नहीं फूंका। वैसे उनके बारे में चर्चा ये जरूर थी कि उनकी बातचीत अपनी पार्टी, अपने परिवार से हो रही है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई सामने नहीं दिखाई दी। लेकिन अब वो उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। तो जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। और आज का यूपी में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।